हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? एग्ज़ाम पॉइंट 1 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण वीडियो है मित्रों, नदियों के बारे में। नदियाँ, भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। तो आपको पूरा, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो निश्चित ही आपको 5 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपके, पहला ऑप्शन है आपका नर्मदा, दूसरा है महानदी, तीसरा है गोदावरी और चौथा है कृष्णा। ये 4 ऑप्शन है मित्रों। तो चारों ऑप्शन में आपने अनुमान लगा लिया होगा कि सही क्या है मित्रों। तो जो इसका सही आंसर है मित्रों, वो आपको बताना है। सही आंसर इसका क्या है? जो सही आंसर है मित्रों, वो है गोदावरी। इसका सी वाला जो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब एक चीज़ और मित्रों इसमें समझ लीजिए। अब आप बात आ गई है गोदावरी, तो गोदावरी के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। जो गोदावरी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक में। महाराष्ट्र के कहाँ है? नासिक में। नासिक में कहाँ है इसका उद्गम है? ये नासिक में क्या है इसका? इसका उद्गम है। और आप देख लीजिएगा, उसके बाद इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। जो इसकी कुल लंबाई है वो कितनी है मित्रों? 1465 किलोमीटर। ये, और इसको एक नाम और है, जो आपकी गोदावरी है, इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? वृद्ध गंगा। इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं। तो एक तो इसका ये नाम हो गया। और प्रवरा, पूर्णा, मंजरा और बेन गंगा। बेन गंगा भी इसी को कहते हैं। तो इसके कई ऑप्शंस हो गए। इसका उद्गम स्थान कहाँ है मित्रों? तो इसका उद्गम स्थान है महाराष्ट्र के पास नासिक की पहाड़ी में। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। और इसको क्या कहते हैं? तो इसको वृद्ध गंगा कहते हैं। और इसकी ये जो गिरती है वो कहाँ गिरती है? ये मित्रों गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये इतने क्वेश्चन इसके हो गए। अगला आपका है भ्रंश घाटी। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह है आपकी क्या है? कृष्णा है, नर्मदा है, महानदी है और स्वर्ण रेखा है। ये 4 नदियां हैं। तो जो महानदी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसके बारे में आपको बताना है। जी मित्रों, जो आपकी भ्रंश घाटी है उस घाटी से कौन सी नदी बहती है? तो आपकी जो भ्रंश घाटी में नदी बहती है वो बहती है नर्मदा। कौन सी? इसका बी वाला क्वेश्चन सही है। अब थोड़ा सा नर्मदा के बारे में जान लेते हैं कि जो नर्मदा है वो कहाँ से निकली है, इसका उद्गम स्थान क्या है? तो नर्मदा मित्रों विंध्याचल पर्वत श्रेणी में जो स्थित अमरकंटक पहाड़ी है वहाँ से नर्मदा जी का आगमन हुआ है, वहाँ से वो निकली है। थोड़ी जानकारी और है, इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1057 मीटर है। 1057 मीटर क्या है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और खंभात की खाड़ी में नर्मदा गिरती है। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में नर्मदा गिरती है। अच्छा, ये क्या करती है? एक काम और करती है जो विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण, पेपर में भी आता है कई बार। यह डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। पेपर में कई बार आया हुआ है। या डेल्टा के बजाय क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? उसमें नर्मदा भी होती है। तो ये डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा के बजाय ये एस्चुरी बनाती है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन सही हो गया। अच्छा, आप तीसरा आ जाइए। निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है ये आपको बताना है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। जो पहला ऑप्शन है आपका वो है आपका, जो पहला ऑप्शन है आपका वो है कृष्णा, पेरियार। ये पेरियार लिखा हुआ है ऐसे।
पेरियार। दूसरी नदी है पेरियार, तीसरी है चंबल, चौथी नदी है सोन। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है क्या, सोन। क्या है, सोन। सोन इसका सही आंसर है, डी वाला इसका सही आंसर है। अच्छा, एक आप और इसमें आप सोन नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकली है, तो पहले से आपके उसमें है। दूसरा है पटना के पास गंगा में मिल जाती है। जो पटना शहर बिहार में है वहाँ उसके पास में गंगा से मिल जाती है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 780 किलोमीटर है। 780 किलोमीटर, ठीक, इसकी कुल लंबाई है। तो ये आपको याद रखना है, आपके बहुत काम आएगा मित्रों। चलिए अगला है, हिमालय के अपवाह तंत्र से जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध और महानदी। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो क्या है, सम्मिलित नहीं है, यानी कि हिमालय की तरफ से जो नदियाँ निकली उसमें सम्मिलित नहीं है। पहला आपका है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध और महानदी। ये 4 नदियाँ हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो आपने अनुमान लगा लिया होगा। तो इसका जो मित्रों डी क्वेश्चन है ये सही है, क्योंकि डी वाला अपवाह तंत्र में शामिल है। क्योंकि गंगा भी उधर हिमालय से निकली, ब्रह्मपुत्र उधर उधर से तिब्बत से निकली हुई है, सिंध नदी भी उधर ही से निकली है, इसलिए हिमालय जो महानदी है ये इसमें शामिल नहीं है। तो आपका डी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से सिंध की सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है। जो निम्नलिखित में से सिंध नदी की जो सहायक नदी है वो पीर पंजाल से निकलती है, इसको आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है सतलज, दूसरा है रावी, तीसरा है झेलम और चौथा है चिनाब। तो ये आपको बताना है कौन सी नदी पीर पंजाल से निकलती है। तो पहला है सतलज, रावी, झेलम और चिनाब। तो इसमें जो सही आंसर है मित्रों आपका है वो है झेलम। झेलम नदी जो है पीर पंजाल से निकलती है। चलिए झेलम के बारे में मित्रों थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। झेलम जो है कश्मीर के बेरी नाग के पास शेषनाग झील से निकली है। ये आपको याद रखना और लिख भी लेना है, ऐसा नहीं इसको भूल मत जाना, लिख अवश्य लेना। कश्मीर के पास बेरी नाग के पास से जो शेषनाग झील है वहाँ से निकली हुई है, और ये आगे चलकर चेनाब में मिल जाती है। झेलम जो है आगे चलकर चेनाब में मिल जाती है, और इसकी जो कुल लंबाई है 724 किलोमीटर है। 724 किलोमीटर, ठीक, ये हो गया। अच्छा, भारत में ये 400 किलोमीटर बहती है, ये भी आपको याद रखना। भारत में केवल ये 400 किलोमीटर बहती है, ठीक। श्रीनगर में झेलम में सिकाए चलाए जाते हैं, ठीक। तो आपको इतनी जानकारी इसमें से रखनी है। क्या क्या रखनी है? ये कहाँ से निकली? श्रीनगर कश्मीर के शेषनाग झील से निकली है, और ये आगे चल के चेनाब में मिल जाती है। 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और भारत में केवल ये 400 किलोमीटर बहती है। तो आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो पहला है डिडनेश्वरी देवी, फिर अंगार मोती, तीसरा है चंद्रहासिनी देवी, और चौथा है महामाया। तो जो मांड और महानदी के संगम पर धार्मिक स्थल स्थित है वो है चंद्रहासिनी देवी का। क्या है? चंद्रहासिनी देवी का। चलिए अगला देखते हैं। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। क्या है? अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है, तो ये आपको बताना है। पहला है सिंध और गंगा नदी के मध्य, दूसरा है गंगा और यमुना नदी के मध्य, तीसरा है गंगा और प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य, चौथा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य। तो सही क्वेश्चन आपने अनुमान लगा लिया होगा मित्रों। तो इसका सही आंसर है मित्रों पहला वाला, ए वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सिंध और गंगा नदी के मध्य
सिंध और गंगा नदी के मध्य अरावली पर्वतमाला है। ये आपको याद रखना है। आठवां है मित्रों, निम्न में से किस भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है? ये आपको बताना है। तो चिनाब नदी है, कौन से भारतीय ऐसे राज्य हैं जहां से ये गुजरती है? पहला ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इनमें से सही आंसर आपको बताना है मित्रों कि ये कहाँ से गुजरती है। तो ये मित्रों जम्मू कश्मीर से ही गुजरती है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता मित्रों, कहीं मत जाइएगा, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और यकीनन आपको पसंद आएगा, परीक्षा में भी आएंगे। अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो कहीं से भी आप नदी से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? बहुत बढ़िया और बहुत आसान क्वेश्चन है। बाकी नदियां पूर्व की ओर नहीं बहती हैं, तो आपको अंदाज़ा लग चुका होगा। पहली है ताप्ती, दूसरी है महानदी, तीसरी है नर्मदा और फिर है डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मित्रों पता होगा ताप्ती और महानदी किधर को बहती हैं? ये बहती हैं पश्चिम को। तो बची कौन नदी? महानदी। महानदी पूर्व की ओर बहती है। इसका बी वाला क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो जोग जलप्रपात आपका गोदावरी, गंगा, शरावती और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो जोग जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है शरावती पर। सी वाला इसका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे देखते रहिएगा और लाइक अवश्य मित्रों कर दीजिएगा, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, हिमालय से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? जो हिमालय से होकर बहती है वो नदियां कौन कौन सी हैं? आपका पहला क्वेश्चन है केवल ब्यास और चिनाब, केवल ब्यास और रावी, केवल चिनाब रावी सतलज और ब्यास चिनाब रावी सतलज और यमुना। कौन इसमें सही है, ये आपको बताना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो अवश्य इसका उत्तर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर मित्रों है डी वाला, कि इसको जो है ये ब्यास चिनाब रावी सतलज यमुना कितनी 1 2 3 4 5 नदियां क्या हैं? ये हिमालय की तरफ से ही बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ये आपको बताना है। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, चार ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है सतलज। सतलज का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर था मित्रों सतलज। और सतलज के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सतलज मानसरोवर झील के पास स्थित राक्षताल है, जो राक्षताल है वहाँ से इसका उद्गम हुआ है और इसकी जो समुद्र तल से लंबाई है वो 4545 मीटर है और आगे चल के चिनाब नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई इसकी 1500 किलोमीटर है और जिसमें से 1050 किलोमीटर ये भारत में बहती है। शिवालिक की पर्वत श्रृंखला से गुजरती है और पंजाब में गुजर के चिनाब में मिल जाती है। तो इतनी जानकारी। और फिरोजपुर और लुधियाना ये सतलज नदी के किनारे स्थित हैं। ये भी आपको इतनी जानकारी आपको पर्याप्त है मित्रों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? ये आपको बताना है। तो बॉस गंडक,
गंडक और काली, कोसी, तीस्ता। जो काली नदी है ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। इसका बी वाला बिल्कुल क्वेश्चन सही है। लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंध नदी के दाएं तट पर और सिंध नदी के बाएं तट पर। इसका सही आंसर मित्रों है सिंध नदी के दाएं तट पर। इसका सी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित करना है नीचे दिए गए सूची और स्थल और नदियों का संगम, ये सम्मिलित आपको करना है। तो पहला है रुद्रप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। नंदप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी। कर्णप्रयाग और अलकनंदा, पिंडर। एक इधर है मित्रों देवप्रयाग, मंदाकिनी एवं अलकनंदा। ये चार हैं, इसमें से जो आपको मिलान करना है वो बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है मित्रों क्या है, जो रुद्रप्रयाग है वो है अलकनंदा एवं मंदाकिनी, और जो नंदप्रयाग है ये आपका है नंदाकिनी और अलकनंदा। और ये जो आपका कर्णप्रयाग है, जो कर्णप्रयाग है मित्रों ये है आपका कर्णप्रयाग, अलकनंदा एवं पिंडर। और जो ये देवप्रयाग है ये आपका भागीरथी और अलकनंदा है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है आपका बी वाला। बी वाला इसका राइट आंसर है। आपने इसको लगा लिया होगा। अगला है संकोच नदी किन राज्यों की सीमा बनाती है। जो संकोच नदी है वो किन राज्यों की सीमा बनाती है ये आपको बताना है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश, और असम एवं पश्चिम बंगाल, और बिहार एवं झारखंड। तो ये सीमा बनाती है मित्रों ये बनाती है असम एवं पश्चिम बंगाल की। किसकी बनाती है, असम एवं पश्चिम बंगाल की। इसका सी वाला बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। अगला चलते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं। किस तरह का अपवाह तंत्र बनाती हैं ये आपको बताना है। तो पहला अरी है, फिर खंडित है, वृक्षनुमा और जालीदार। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है वृक्षनुमा। क्या है, वृक्षनुमा। सी वाला बिल्कुल सही है इसका। अगला चलते हैं। भारत में यरलुंग जंबो नदी को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो भारत में इसको मित्रों ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसका बी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो दूधगंगा नदी मित्रों कहाँ अवस्थित है, ये आपके चार ऑप्शन है। जो सही आंसर है मित्रों आपका क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ए वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला है मित्रों भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जो भारत का है वो किसके कहा जाता है जैविक मरुस्थल, नेपाल को, दामोदर नदी को, भिवानी को और भादर नदी को। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों क्या है, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। बिल्कुल बी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। तो ये 20 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन है मित्रों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये आपको बताना है। जो दक्षिण भारत की लंबी नदी है ये सबसे लंबी नदी कौन है ये आपको बताना है। आपको इसका उत्तर मालूम भी होगा लगभग मित्रों। तो सबसे लंबी नदी इसमें कौन है मित्रों, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा। तो दक्षिण भारत की सभी नदियाँ क्या हैं, ये दक्षिण भारत की हैं। क्या हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा। तो सबसे लंबी नदी इसमें कौन है, तो सबसे लंबी नदी है सी वाली है। इसका सी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। ये आपको बताना है कि इसमें कौन सी ऐसी नदी है जो ज्वार नद बनाती है, ये आपको बताना है।
इसका जो सही आंसर है मित्रों, पहला है नर्मदा, दूसरा है महानदी, तीसरा है ताप्ती, चौथा है मांडवी। जो ज्वार नद बनाती है मित्रों वो क्या बना, कौन है नदी, वो आपकी है महानदी। महानदी क्या है आपका, ये ज्वार नद बनाती है। इसका बी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है मित्रों। 23 नंबर पे चलते हैं मित्रों। 23 वाला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, लोहित, पद्मा, काली गंगा, नवगंगा। आपने अनुमान लगा लिया, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो पद्मा। पद्मा को ही, गंगा को ही बंगाल में, बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। अगला है मित्रों, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, चंबल नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी के नदी के तट पर और नर्मदा नदी के तट पर। ये आपको बताना है कि उज्जैन जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, आपको बताना है। तो उज्जैन मित्रों क्या है, उज्जैन की में जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो उज्जैन मित्रों क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसका बी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए, निम्न में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बराक नदी, लूनी नदी, घाघरा नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपको बताना है। ऐसी कौन सी नदी है जो आपको ऐसा जल देती है। तो आपका पहला ऑप्शन पता है, दूसरा है, तीसरा पता है। तो सही आंसर इसका हम बताने जा रहे हैं मित्रों। ये सही आंसर है इसका बी वाला। कौन सा सही है, बी वाला। लूनी नदी का जो ऊपर का पानी है वो मीठा है, नीचे का पानी जो है वो नमकीन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने गया है मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और अक्सर मित्रों ये फंसाता है सबको। इंडो ब्रह्मा क्या है, एक झील, एक द्वीप, पौराणिक नदी, एक पर्वत श्रेणी। तो सही आंसर इसका है मित्रों पौराणिक नदी। पौराणिक नदी है ये इंडो ब्रह्मा। आपने इसको पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आपको अवश्य आता होगा। चलिए, अगला है मित्रों, अमरकंटक से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां जो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, ये आपको बताना है। अमरकंटक से निकलने वाली नदियां जो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, ये आपको बताना है। तो अमरकंटक से जो नदियां निकलती हैं कौन सी हैं, चंबल और सोन, नर्मदा और चंबल, सोन और नर्मदा, चंबल और बेतवा। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है सोन और नर्मदा। ये नदियां क्या हैं, अलग दिशा में बहती हैं। एक पश्चिम को बहती है तो एक पूरब को बहती है। अगला मित्रों क्वेश्चन है, निम्न में से सम्मिलित कीजिए कौन सही है, ये आपको बताना है। तो ब्रह्मगिर पहाड़ी, कावेरी, बेरीनाग झरना, झेलम झरना, बेरीनाग झील, और ये झेलम और महाबलेश्वर, कृष्णा, छोटा नागपुर पहाड़, स्वर्ण रेखा। इसमें से ये आपके ऑप्शन है, इसमें से कौन सा जोड़ा सही है ये आपको बताना है। अगर आपने पढ़ा है तो अवश्य आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर नहीं सही होगा तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बताऊंगा और आपका अवश्य सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो बी वाला सही है। क्या, बी वाला। तो जो ब्रह्मगिर पहाड़ी है वो कावेरी से संबंध रखती है, और जो आपकी बेरीनाग है ये आपका क्या है,
ये आपका महाबलेश्वर से संबंधित है। तो ये आपको जो बी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम व श्रीरंगम द्वीप किस नदी पर बना है? ये आपको बताना है और आपके ऑप्शन आपको पता है। पहला है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है कावेरी, तीसरा है कृष्णा और चौथा है गोदावरी। ये 4 ऑप्शन है आपके, आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन है। अगर आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए बैठे हैं, हम आपको बताएंगे कि सही आंसर इसका क्या है। तो जो सही आंसर मित्रों इसका है वो है कावेरी। कौन सा है? कावेरी। ये आपको याद रखना। रंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीप ये किस नदी पर हैं? ये कावेरी नदी पर है। आप बिल्कुल आपको भूलना नहीं है और भूलेगा भी नहीं आपको। मांजली द्वीप भारत के किस नदी पर है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आया है। मांजली द्वीप जो है वो भारत के किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो आपने अभी तक अनुमान लगा लिया होगा। तो इसका जो है सही आंसर क्या है मित्रों? इसका जो सही आंसर है वो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी पर मांजली द्वीप स्थित है। सी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आप कहीं मत कुछ आपको करने है, बस आप हमारा वीडियो देखते रहिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगला है, किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ी से नहीं होता है? ये आपको बताना है। बनास, चंबल, साबरमती और लूनी, ये इतनी आपकी नदियां हैं। ऐसी कौन सी नदी है जो अरावली पहाड़ी से उद्गम नहीं होता है? तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कौन सी नदी है मित्रों? ये है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी जो है इसका उद्गम अरावली पहाड़ी से नहीं होता है, बाकी बनास, चंबल और लूनी का उद्गम इसका होता है। तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? चंबल, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, काली, सिंधु, क्षिप्रा, पार्वती, बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। काली नदी, सिंधु, क्षिप्रा, पार्वती, बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो क्या है? वो है चंबल नदी। ये चंबल की सहायक नदियां हैं। बी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। काली, सिंधु, क्षिप्रा, पार्वती, बनास ये सभी नदियां चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु, गंगा। आपको तो ये क्वेश्चन पता ही होगा, आपको ही नहीं सबको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में आता भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ये डी वाला क्वेश्चन सही है, गंगा। डी वाला क्वेश्चन सही है। अगला है, निम्न में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती? यह आपको बताना है। बाकी नदियां सिंधु जल जो संधि हुई थी 1960 में उसके अधीन आती हैं, लेकिन ये एक नदी ऐसी है जो उसके अधीन नहीं आती है। ये आपको बताना है। तो कौन नदी है मित्रों जो नहीं आती है? वो है आपकी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है वो सिंधु जल समझौते के तहत नहीं आती। इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। 35वां क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 प्रमुख नदियां जिनका स्रोत मानसरोवर झील के निकट है। तो ये आपको बताना है, ऐसी कौन सी 3 नदियां हैं जिनका स्रोत मानसरोवर झील के निकट है? आपको बताना है। आपने अनुमान लगा लिया होगा मित्रों। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका मित्रों होगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। इनका मानसरोवर झील के निकट है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। सी वाला क्वेश्चन इनका सही है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मित्रों। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है मेरा तो उम्मीद करता हूँ इससे अच्छे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर एक दो बार इसको देख लेंगे तो अवश्य आपको आ जाएगा। तो मित्रों यहीं से मैं आपको पूरा वीडियो हमारा हो गया है, तो आपको पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।